5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्ट के बाद अब हम थोड़ा सा रुख करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग्स। मतलब हमने 5 ईयर प्लानिंग कर तो ली, पर उसके अचीवमेंट्स क्या हुए, उन्हें करने से हमें क्या अचीवमेंट्स प्राप्त हुए। तो उसमें से पहला अचीवमेंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारा जो नेशनल इनकम था इंडिया का वो इंक्रीज हो गया था। कैसे? आप देखो, इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। सबसे पहला, जितना हमने सोचा था, जितना हमने ग्रोथ सोचा था, कभी उतना ग्रोथ हमारी हुई नहीं। देखो, मोस्ट ऑफ द प्लान्स फेल टू अचीव टारगेटेड रेट। कितना, कौन सा टारगेटेड रेट, मतलब जो हमने टारगेट लेके चले थे वो ग्रोथ कभी हमें अचीव ही नहीं हो पाई। सेकंड पॉइंट, पर उसके बावजूद भी देखो, ऑल्दो प्रायर टू प्लानिंग से पहले भी इंडिया की जो नेशनल इनकम थी बढ़ना शुरू हो चुकी थी। किस रेट से बढ़ रही थी? 0.5% पर एनम। प्लानिंग से पहले भी हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 0.5% पर एनम थी। इसके बाद 7th प्लान के अंत तक आते आते, कब तक? 7th प्लान के अंत तक आते आते जो हमारी ग्रोथ थी वो कितनी रिकॉर्ड की गई? 5.8% पर एनम, लगभग 5 गुना। आपको इंक्रीज इन नेशनल इनकम में यही 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। यानी 5 ईयर प्लान्स के दौरान एग्रीकल्चर में एक रिफॉर्म आया था, मतलब बदलाव आए थे। अब बदलाव 2 तरीके से आए थे। सबसे पहला तो आपको लैंड रिफॉर्म आया था, और दूसरा जो बदलाव आया था वो था टेक्नोलॉजी इनोवेशन। यानी कि टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया गया था, नया रुख दिया गया था। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में देखो क्या हुआ था। आपको, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स द्वारा एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलाया गया था, जिसके थ्रू जमींदार्स को अपॉइंट किया जाता था और वो लोग छोटे मोटे किसान से टैक्स लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करते थे। तो 5 ईयर प्लान्स के दौरान जो ये प्रथा चली आ रही थी इंटरमीडिएट्स की, इसको खत्म किया गया, इसको अबॉइल किया गया, नष्ट किया गया। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अच्छा, किस किस के बीच के इंटरमीडिएट्स थे? स्टेट और टिलर ऑफ द सोइल। यानी कि जो सोइल पे, जो खेत पे खेती करता है, उससे और स्टेट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। दूसरा है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड। टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया 5 ईयर प्लान्स के दौरान। टेक्नोलॉजी कौन सी वाली? HYV सीड्स। HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। ये ऐसे सीड्स होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा देते हैं। एक बार उगा दिए गए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे आम सीड्स के मुकाबले। ठीक है। और क्या किया गया? एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तहत क्या, देखो, हमारे पास उस टाइम जो हम खेती क्या करते थे और इरिगेशन क्या करते थे, वो किया करते थे थ्रू वेल्स हो गए, रिवर्स हो गई, कई सारे पॉन्ड्स हो गए। बट जब 5 ईयर प्लान्स को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस टाइम पे आपको पता होगा, आज के टाइम पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं हर एक खेत में। तो जो ट्यूबवेल है वो किस प्लान का हिस्सा था? 5 ईयर प्लान का हिस्सा। और किस वाले सेगमेंट का हिस्सा था? टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैंड रिफॉर्म में 2 बहुत ही जबरदस्त रिवॉल्यूशन थे अपने पास। सबसे पहला था ग्रीन रिवॉल्यूशन और दूसरा सेल्फ सफिशिएंसी। यानी हमने सेल्फ सफिशिएंसी और ग्रीन रिवॉल्यूशन इन फ्रूट ग्रेन्स जो थे वो एक हॉलमार्क थे, मतलब एक काफी अच्छा चेंज था किसका? रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब 5 ईयर प्लान्स के दौरान जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया था उसमें भी एक ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन देखा गया। कैसे देखा गया? देखो, जो कैपिटल इंडस्ट्री थी उसको एक बिग पुश की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे देखो किसी के पास पैसा था नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें पूरा निचोड़ के गए थे। तो 5 ईयर प्लान्स गोल के दौरान क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा पुश दिया था कैपिटल इंडस्ट्री को। अब कैपिटल इंडस्ट्री क्या होती है? आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कैपिटल गुड्स बनाने का काम करती हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि और गुड्स बनाने के काम आए। अब दूसरा पॉइंट है कंज्यूमर इंडस्ट्री हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। ऐसा ही नहीं है कि 5 ईयर प्लान्स के दौरान गवर्नमेंट ने कैपिटल इंडस्ट्री को ही पुश किया था। गवर्नमेंट ने
कंज्यूमर इंडस्ट्री को भी काफी हेल्प की, काफी सपोर्ट किया। किस लिए सपोर्ट किया? ताकि जो उनका टारगेट था सेल्फ सफिशिएंसी का, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, वो अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर इंडस्ट्री को भी काफी सपोर्ट किया था। अच्छा, कंज्यूमर इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बनाती है उन्हें हम बोलते हैं FMCG। अच्छा, FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। अब 1990 के अंत के दौरान जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका था। किसका? इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी इंडस्ट्रियल एरिया को एक उभरती हुई इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था का नाम मिल चुका था, खिताब मिल चुका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले चैप्टर में जान चुके होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। आपको फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऐसी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो कि एक देश को ग्रोथ करने में काम आते हैं। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ग्रोथ देखा गया? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन सब में क्या देखा गया था? सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई थी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। आप इन सबको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग 1950 टू 1990, इस चैप्टर में आपकी जितनी भी बात चलेंगी वो सब 1950 से 1990 के बीच में चलेंगी। क्यों? क्योंकि 1991 से एक नई पॉलिसी चालू हो गई थी जिसको हम बोलते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग 1950 टू 1990 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्डेड एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इन सभी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिकॉर्ड किया था। कब? 1950 से 1990 के दौरान। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिटिश हमें एक गिफ्ट के तौर पे देके गए थे, क्या? इंडियन रेलवेज। देखो, 1950 से 1990 के दौरान सबसे ज्यादा जो मेन फोकस किया गया ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले, वो किया गया था इंडियन रेलवेज पर। और बाय द एंड ऑफ 1990 जो इंडियन रेलवेज था पूरी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका था। और लार्जेस्ट नेटवर्क बनने के साथ ही इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या? इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कर दिया था। तो आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये तो बहुत जरूरी था कि हम अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में काम आएंगे, नेशनल इनकम ग्रोथ करने में काम आएंगे। बट इन सबको चलाएगा कौन? इन सबको बनाएगा कौन? इन सबको ग्रो कौन करेगा? ह्यूमंस, आप और हम, हमारी पब्लिक। तो ये एक बहुत जरूरी सेक्टर हो चुका था, एक बहुत जरूरी फैक्टर हो चुका था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करना। तो इस मामले में क्या किया गया? देखो, मैं पहले चैप्टर से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया था। और उस टाइम पे लिटरेसी रेट काफी लो हुआ करता था, डेथ रेट काफी हाई हुआ करता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हाई हुआ करता था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स के दौरान हेल्थ और एजुकेशन को बूस्ट किया था। किसको? हेल्थ और एजुकेशन को बूस्ट किया था, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज, कौन? आप और हम, पब्लिक, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक अच्छा जीवन मिल सके। उसके बाद एक ग्रोथ देखी गई थी। क्या? सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई थी। किसमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, ब्रिटिश कॉलोनी के दौरान जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, मतलब एक इंसान जितना जीता था वो अराउंड 35 to 40 के बीच में था। और आज के टाइम पे अगर बात करूं तो अराउंड वो 60 to 65 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ देखी गई थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में और फॉल देखा गया था डेथ रेट में। इसके बाद आप काफी सारे पॉइंट्स इसमें अपने आप से भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज देखा गया था किसमें? लिटरेसी रेट में, यानी इंसान अब पढ़ने लगा था। एक और पॉइंट है, डिक्रीज देखा गया था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में।
अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। देखो, जितने भी नए बच्चे पैदा हुए, नए बच्चे तो नहीं पैदा होते हैं, तो जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल के अंदर, कब? 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 1000 में से कितने बच्चे 1 साल के अंदर मर चुके हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के दौरान हमने इंटरनेशनल ट्रेड को भी काफी ग्रो करने की कोशिश की थी। देखो, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करूं तो इस मामले में इंडिया सिर्फ 2 ही चीजों के लिए जाना जाता था। सबसे पहला, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, मतलब मैं एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स में। पहले चैप्टर में पढ़ा होगा एक्सपोर्ट, वी वर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब स्टार्टिंग के फेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करते थे, इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स को और एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स को। पर 1950 से 1990 के दौरान जब गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम एक छोटा सा ग्रेजुअल सा शिफ्ट देखा गया। किसमें? दिस ट्रेंड। कौन से ट्रेंड में? वी आर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इस ट्रेंड में एक छोटा सा चेंज देखा गया, एक ग्रेजुअल चेंज देखा गया। जो चेंज क्या था? वी हैव स्टार्टेड, हम स्टार्ट कर चुके थे एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स को हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके थे 1950 से 1990 के दौरान। आपके चैप्टर की समाप्ति यही होती है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया की नेशनल इनकम में एक शिफ्ट देखा गया, एक ग्रोथ देखी गई, और वो काफी अच्छी बात थी। पर इन सब के बावजूद भी इंडिया तो इंडिया है, तो कुछ कमबैक्स थे, कुछ सेटबैक्स थे, कुछ डार्क स्पॉट्स भी थे जिन पे नजर डालना काफी जरूरी है। तो हम उन पर नजर डालते हैं और अब हमें सर्टेन फेलियर्स, कुछ डार्क स्पॉट्स देखने हैं जो कि 5 ईयर प्लान्स के दौरान हुए थे। तो उनमें से सबसे पहला डार्क स्पॉट है वी फेल टू इरेडिकेट पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को खत्म करने पे नाकामयाब रहे थे, हम पॉवर्टी को अच्छी तरह खत्म नहीं कर पाए थे। दूसरा, टू कर्व द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, हम जो हमारा महंगाई थी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, हम उसको कर्व करने, मतलब हैंडल करने या कंट्रोल करने में असमर्थ थे, हम फेल हो चुके थे। तीसरा है टू कंटेन द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंटेन, यहां पे कंटेन से मतलब है कि हम हैंडल करने में असमर्थ हो चुके थे। किसके क्राइसिस को? अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को। लास्ट पॉइंट, टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देखो, हमने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखा था, बट उनको लाने के लिए और अच्छा बेटर करने के लिए जो मोमेंटम आना चाहिए था, वो हमने नहीं किया था, या फिर हम फेल हो चुके थे उस मोमेंटम को लाने में। टू जनरेट द इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम हमें चाहिए था किसमें? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ की प्रोसेस में, वो हम लाने में असमर्थ थे, फेल हो चुके थे। चैप्टर खत्म।